पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि किसी ने हो यूहाओ को पुकारा था। अब आगे देखेंगे। बाएं तरफ की सबसे आखिरी लकड़ी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। उसका पहनावा बहुत साधारण था और वह सिसकियां ले रही थी। वह दरवाजे को थामे हुए थी, मानो अगले ही पल गिर पड़ेगी। उसकी सुंदरता कोमल और नाजुक थी, लेकिन फिर भी देखने लायक थी। वह उम्रदराज लग रही थी, फिर भी उसकी छवि बेहद आकर्षक थी। हुओ यूहाओ अचानक चिल्लाया, मॉम! वह आगे की ओर लपका और ऐसा लगा जैसे उसने अपने ऊपर का पूरा नियंत्रण खो दिया हो। उसने उस महिला की टांग को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। हाँ, यह महिला उसकी दयनीय मां थी। हुओ यूनर जू जूकिंग ने दाई मुबाई को घूर कर देखा और उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? दाई मुबाई हंस पड़ा। कोई शक नहीं, वह मेरा वंशज है। उसमें रीढ़ है। मुझे ऐसे बच्चे पसंद हैं। कम से कम उसने मेरी मेहनत बेकार नहीं जाने दी। हुओ यूहाओ को उम्मीद नहीं थी कि मां को देखते ही वह अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देगा। जिन भावनाओं को वह सालों से दबाए हुए था, वे सब एक साथ बाहर आ गईं। टैंग वूतोंग का जाना और उस पर हुए बार बार के अत्याचार भी उसे इस तरह कभी रुला नहीं पाए थे। हुओ यूनेर ने धीरे से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह हुओ यूहाओ को उठाना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत कहां थी। दई मुबाई उसके पास आया और कुछ देर रो लेने के बाद उसे जमीन से उठाया। तुम अब बड़े आदमी हो। थोड़ी देर दिल हल्का कर लो और सब ठीक हो जाएगा। यह खुशी का मौका है। तुम्हें खुश होना चाहिए। यह कहते हुए उसने हुओ यूहाओ की पीठ थपथपाई। उसकी शक्तिशाली डिवाइन पावर उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसे शांत कर दिया। एल्डर, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद। अगर इस समय भी हुओ यूहाओ को समझ नहीं आया होता कि क्या हो रहा है, तो वह मूर्ख होता। वह जमीन पर गिरा और 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। दाई मुबाई ने उसे ऐसा करने दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसे हल्का गर्व महसूस हो रहा था। वह इतना खुश था कि इस पल से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता था। हाँ, हुओ यूहाओ जैसा वंशज पाकर कौन खुश नहीं होगा। उठो। दाई मुबाई ने हाथ हिलाया। इस बार जुजू किंग ने हुओ यूहाओ को जमीन से उठाया। दाई मुबाई ने कहा, अब जब तुम और तुम्हारी मां फिर से मिल गए हो, तो क्या तुम अब भी हो यूहाओ कहलाओगे? यूनर, यह मामला मैं तुम्हें सौंपता हूं। हाँ, एल्डर। हो यूनर ने सिसकते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में आभार झलक रहा था। झू झूचिंग मुस्कुराई और बोली, तुम और तुम्हारी मां इतने लंबे समय से अलग रहे हो। तुम दोनों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। घर के अंदर जाओ और आराम से बातें करो। जी, हुओ यूहाओ ने जल्दी से जवाब दिया। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। उसका दिमाग भी पूरी तरह उलझा हुआ था। उसके लिए यह सब बहुत ज्यादा था। उसे इस समय किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह बस अपनी मां के पास रहना चाहता था। घर के अंदर जाने के बाद हुओ यूहाओ झुककर अपनी मां को गले लगाने लगा, लेकिन उसने अपने आंसुओं को आगे बहने से रोक लिया। हुओ यूनर ने उसके बालों को सहलाते हुए भावुक स्वर में कहा, मेरा यूहाओ बड़ा हो गया है। सच में बहुत बड़ा हो गया है। मेरे बेटे, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा होगा। हुओ यूहाओ ने सिर हिला दिया। बेशक उसने बहुत कुछ झेला था, लेकिन इस समय वह सब मायने नहीं रखता था। मां के पुनर्जीवित होने के सामने वे सब बातें क्या थीं? वह अपनी मां से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस पल उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इतने सालों तक वह अनाथ रहा था, लेकिन अब वह फिर से एक बेटा बन गया था। यह एहसास बेहद अनमोल था। दोनों बस यूं ही एक दूसरे को पकड़े रहे। धीरे धीरे वे शांत हो गए। फिर हुओ यूनेर ने हुओ यूहाओ को अपने बारे में सब कुछ बताया। दरअसल हुओ यूनेर की मृत्यु 10 साल से भी पहले हो चुकी थी, लेकिन हुओ यूहाओ के पास एक टियर 1 गॉड होने के नाते ऐसी क्षमताएं थीं जो सामान्य देवताओं के पास नहीं होती। उनमें से एक यह थी कि वह सीमित संख्या में अपने परिवार के सदस्यों को गॉडली रियल्म में ला सकता था। यहां तक कि दाई मुबाई और जू जुकिंग भी ऐसा नहीं कर सकते थे। आखिरकार तैंग सान गॉडली रियल्म में एक एनफोर्सर था। हालांकि वह इंसानी दुनिया के मामलों में दखल नहीं दे सकता था, लेकिन देवताओं के मामलों में उसे कुछ छूट मिली हुई थी। इसलिए दाई मुबाई और तांग सान ने चर्चा करने के बाद हुओ यूनेर की आत्मा को खोज निकाला। उन्होंने उसे पुनर्जीवित किया और गॉडली रियल्म में ले आए। भले ही वह टियर 3 गॉड भी नहीं थी, फिर भी उसे जीवित किया गया। हुओ यूहाओ दाई मुबाई का वंशज था। तेंगसन द्वारा हुओ यूहाओ की परीक्षा लेने और उसे प्रशिक्षित करने के बाद वह दाई मुबाई से कुछ भी छिपाने वाला नहीं था। इसी वजह से दाई मुबाई
हुओ युहाओ से जुड़ी हर बात जानता था। वह यह भी जानता था कि हुओ यूनेर उसके दिल की सबसे बड़ी गांठ थी। इस गांठ को खोले बिना वह सच्चा देवता नहीं बन सकता था। इसी कारण यह सब किया गया। हालांकि हुओ युहाओ और ज्यादा लोगों को गॉडली रेल्म में नहीं ला सकता था। उसके पास सिर्फ दो स्थान बचे थे, एक हुओ यूनेर के लिए और दूसरा दाइहाओ के लिए। गॉडली रेल्म बहुत अकेला होता है। हुओ यूनर को यह इनाम मिलना ही था। हुओ यूनर दुलुओ कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है यह नहीं देख सकती थी, लेकिन वह अपनी कब्र के आसपास कुछ 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में होने वाली घटनाओं को महसूस कर सकती थी। पिछले कुछ दिन उसके जीवन के सबसे खुशहाल दिन थे, क्योंकि उसने उस व्यक्ति की आवाज सुनी जिसे वह प्यार करती थी। हुओ युहाओ द्वारा लाई गई अच्छी खबरों और उसकी आवाज की वजह से उसके दिल का दुख और नफरत धीरे धीरे मिट गई। आज हुओ युहाओ को देखकर वह पूरी तरह निश्चिंत हो गई। स्वाभाविक रूप से हुओ युहाओ को यह सब पहले नहीं पता था, लेकिन यह जानकर कि दाई मुबाई ने हुओ यूनर को पुनर्जीवित किया, वह कृतज्ञता से भर गया। उसकी मां की जिंदगी से बढ़कर और क्या हो सकता था। जब हुओ युहाओ की भावनाएं काफी हद तक स्थिर हो गईं, तो उसने अपनी मां को अपने साथ घटित हर बात बताई। बेशक उसने वे हिस्से छोड़ दिए जिनमें उसे बहुत कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसने सिर्फ खुशियों वाली बातें ही बताईं। गॉडली रेल्म में दिन और रात का कोई स्पष्ट चक्र नहीं लगता था। कुछ समय बीतने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हुओ युहाओ तुरंत उठा और दरवाजा खोला। बाहर दाई मुबाई खड़ा था। एल्डर। हुओ युहाओ तुरंत घुटनों पर बैठ गया, लेकिन दाई मुबाई ने उसे रोक दिया। ठीक है, गॉडली रेल्म में इतनी औपचारिकताएं नहीं होती। बताओ, यूनेर ने तुम्हें मना लिया क्या? क्या अब तुम दाई बनने को तैयार हो? चिंता मत करो, जब तुम्हारे पिता गॉडली रेल्म आएंगे तो मैं तुम्हारी मां की ओर से उन्हें सजा दूंगा। वह बदमाश, उसने अपने साम्राज्य के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने परिवार की अनदेखी क्यों की? शुरू से लेकर अंत तक हुओ यूनर ने सरनेम बदलने की कोई बात नहीं की, लेकिन हुओ युहाओ समझदार था। कुछ बातें बिना कहे ही समझ आ जाती हैं। मां के पुनर्जीवित होने के बाद उसके दिल की सारी नफरत और कड़वाहट खत्म हो चुकी थी। एल्डर, मैं अपने वंश को स्वीकार करने को तैयार हूं। यह कहते हुए वह फिर से घुटनों पर बैठ गया। इस बार दाईमुबाई ने उसे नहीं रोका। वह बस हंस दिया। ठीक है, ठीक है। आगे से तुम्हारा नाम दाई युहाओ होगा। दाई मुबाई को यह नाम काफी पसंद आया। वह हुओ युहाओ को घर से बाहर आंगन में ले गया। मेज के चारों ओर ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान पहले से तैयार थे। दाई मुबाई ने शराब का एक बड़ा पात्र उठाया, अपने लिए एक कटोरा भरा और फिर हुओ युहाओ को दिया। हुओ युहाओ ने जल्दी से उसे लिया। उसने जूजुकिंग और अपनी मां के लिए भी शराब डाली, इसके बाद अपने लिए भी। दाई मुबाई ने अपना कटोरा उठाया और कहा, यह भोजन तुम्हारे देवता बनने के जश्न में है। धन्यवाद, एल्डर। मां को देखकर हुओ युहाओ बेहद खुश था। उसने पूरा कटोरा एक ही बार में पी लिया। दाई मुबाई ने भी शराब पी और जोर से हंसा। शानदार, शानदार। फिर दाई मुबाई ने बात बदलते हुए पूछा, गॉडली रेल्म में आने के बाद क्या तुम तंगसान से मिले हो? हुओ युहाओ के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। उसने गॉडली रेल्म में आने के बाद जो कुछ भी झेला था सब बता दिया। उसकी बात सुनकर दाई मुबाई भी हैरान रह गया। हुओ यूनर काफी चिंतित दिखाई दी। जू किंग ने नाक सिकोड़ी और बोली, उसने बगावत कर दी है। वापस जाकर उसे ढूंढेंगे और देखेंगे कि वह तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। दाई मुबाई ने जू किंग को घूर कर देखा और कहा, मैंने टंगसान से पहले ही इस बारे में सुना था। वह तुमसे काफी नाराज है। उसकी सिर्फ एक ही बेटी है और वह उसे बहुत लाड करता है। जो हुआ उसके बाद उसका ऐसा व्यवहार करना स्वाभाविक है। गॉडली रेल्म शक्ति को बहुत महत्व देता है। तुम टियर 1 गॉड हो। उसे हराना संभव नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे यह दिखाना होगा कि तुम काफी मजबूत हो। तभी वह संतुष्ट होगा और मानेगा कि तुम उसकी बेटी की रक्षा कर सकते हो। असल में तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वह कहे कि तुम्हें उससे लड़ना होगा तो बस अपनी पूरी कोशिश करना, कुछ देर तक टिके रहना, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ देना। जी, धन्यवाद एल्डर। दाई मुबाई की बात सुनकर हुओ युहाओ को काफी राहत मिली। बेई और बाकी लोगों के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए वह समझ गया कि श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स की पिछली पीढ़ी आपस में इतनी करीबी क्यों थी। 2 एल्डर्स का साथ उसके लिए सब कुछ आसान बना देता था। एक शानदार भोज के बाद दाईमुबाई और जूजुकिंग ने हुओ यूनर को लकड़ी के घर में ही रहने दिया। फिर वे दोनों हुओ युहाओ को लेकर आकाश की ओर चले गए। गॉडली रेल्म में बादल बहुत नीचे होते हैं।
बादलों के भीतर हेवन एंड अर्थ की ओरिजिन एनर्जी की लहरें महसूस की जा सकती थीं। सांस लेते ही डिवाइन एनर्जी शरीर में उमड़ पड़ती थी। दाई मुबाई के निर्देश सुनने के बाद हुओ युहाओ ने खुद को शांत किया। उसने अपनी डिवाइन एनर्जी के प्रवाह को समायोजित किया और साथ ही अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करने लगा। हाँ, वह अब पहले ही टियर 1 गॉड बन चुका था। वह गॉड ऑफ इमोशंस था। दैमुबाई जैसे समझ गया कि वह क्या सोच रहा है और बोला, अगर तुम सिर्फ उसका विरोध करने के लिए लड़ना चाहते हो तो यह लड़ाई तुम शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। चाहे इंसान हो या देवता, अगर जीतने की इच्छा ही ना हो तो कोई भी अपनी पूरी क्षमता कैसे निकाल सकता है। जब तुम पहले ही एक गॉड बन चुके हो तो यह तर्क तुम्हें समझ में ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। दाई मुबाई की यह बात सुनकर हुओ युहाओ हैरान रह गया। हाँ, अगर उसके अंदर जीतने की इच्छा ही नहीं होगी तो वह अपनी लड़ने की ताकत का कितना हिस्सा निकाल पाएगा। लेकिन वह वुतोंग के पिता हैं। हुओ युहाओ ने थोड़ा कड़वे स्वर में कहा। दाई मुबाई ने तिरस्कार से जवाब दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपनी ताकत से तुम उन्हें चोट पहुंचा सकते हो? मेरी बात मानो, बस अपनी पूरी ताकत लगा दो। यह मत सोचो कि तुम कर पाओगे या नहीं। मान लो कि कर भी लिया तो वह गॉडली रेल्म के लिए भी अच्छी बात ही होगी। हुओ युहाओ ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह पहले जितना डरा हुआ नहीं था। जब वह पहली बार गॉडली रेल्म में आया था तो इस अनजान जगह ने उसे थोड़ा भयभीत कर दिया था। सौभाग्य से इसी अहम समय पर उसकी मुलाकात दाई मुबाई और जू जुकिंग से हो गई, जिससे उसका मन स्थिर हो गया। उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे लौटने लगा। आखिरकार वह पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था और उसने अजेय द्वितीयन को भी हराया था। हाँ, गॉडली रेल्म ने उस पर दबाव डाला, लेकिन शांत होने के बाद उसने उस दबाव को धीरे धीरे प्रेरणा में बदल लिया। कुछ ही देर बाद वह पवेलियन हॉल उसकी नजरों के सामने आ चुका था। उसे देखते ही हुओ युहाओ बेहद उत्साहित हो गया, क्योंकि तांग वुतोंग वहीं थी। चाहे कुछ भी हो, आज उसे उससे मिलना ही था। उसे उससे सब कुछ साफ साफ कहना था। वह अभी पास भी नहीं पहुंचा था कि 10 से ज्यादा सुनहरे वस्त्र पहने लोग उसके सामने आकर रुक गए। दाई मुबाई और जू जुकिंग को देखते ही उन्होंने तुरंत झुककर अभिवादन किया। हालांकि दाई मुबाई और जू जुकिंग दोनों टियर 2 गॉड्स थे, लेकिन तैंग सान से उनके संबंध बहुत करीबी थे, इसलिए गॉडली रेल्म में उनका दर्जा स्वाभाविक रूप से ऊंचा था। दाई मुबाई ने कहा, कृपया सी गॉड को बाहर आने के लिए कहिए। हमें उनसे कुछ बात करनी है। जी, कृपया थोड़ा इंतजार करें। सुनहरे वस्त्र पहने लोगों में से एक तुरंत सूचना देने चला गया। बहुत जल्द आकाश से नीली रोशनी की एक किरण उतरी। वह टैंग सान था, लेकिन इस बार उसने लाल कपड़े नहीं पहन रखे थे, जैसे उसने हो युहाओ का पीछा करते समय पहने थे। हो युहाओ को देखते ही उसकी नजर सख्त हो गई। उसकी ठंडी किलिंग इंटेंट तुरंत बाहर आ गई, लेकिन दाई मुबाई और जू जुकिंग को देखते ही वह थोड़ी शांत हो गई। मुबाई, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? तांगसान ने पूछा। उसका लहजा कुछ बेरुखा था। दाई मुबाई ने कहा, इस लड़के की वजह से। लिटिल सान, तुम इतने बड़े हो चुके हो, फिर भी उससे दुश्मनी क्यों पाल रखी है? मैं जानता हूं कि तुम वोटों को बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें उसे सफाई देने का एक मौका तो देना चाहिए। तंग सान ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे रिश्तों की वजह से बाकी सब बातों पर समझौता हो सकता है, लेकिन इस मामले में नहीं। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और मॉर्टल वर्ल्ड में उसे इतनी गहरी चोट पहुंची। जब तक वह मुझे हरा नहीं देता, मैं उसे दोबारा वोटों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। दय मुबाई गुस्से में बड़बड़ाया, तो अगर यह तुम्हें हरा दे तो क्या? क्या तुम खुद को अजेय समझते हो? युहाओ, उसे अपनी टियर 1 गॉड की ताकत दिखाओ। हुओ युहाओ के चेहरे के भाव बदल गए। शुरू में उसने सोचा था कि दाई मुबाई और जू जुकिंग के तांग सन से संबंधों के कारण शायद वह तांग वूतोंग से मिल पाएगा, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही बातों में लड़ाई की नौबत आ जाएगी। वह सच में मुश्किल स्थिति में फंस गया था। तांग सान ने ठंडे भाव से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारे अंदर मुझे चुनौती देने की हिम्मत है? हुओ युहाओ ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ा। वह आगे तैरते हुए पहुंचा और तांगसान के सामने झुक गया। मैं बस एक बार वुटोंग से मिलना चाहता हूं। अगर आप मुझे परखना ही चाहते हैं तो मैं कोशिश करने को तैयार हूं। तंगसन अचानक हंसा। उसकी हंसी में तिरस्कार था। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास क्या है। अचानक एक प्रचंड ऑरा फूट पड़ा। उसने पूरी तरह से हुओ युहाओ को ढक लिया। तांगसन की ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। मुबाई की खातिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम दोबारा यहां आने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारी यादें मिटा दूंगा।
मैं तुम्हें वूटोंग को हमेशा के लिए भूलने पर मजबूर कर दूंगा। हुओ युहाओ की आंखें अचानक फैल गईं। हर किसी की एक सीमा होती है। उसकी भी थी। गॉडली रियल्म में आने के बाद से टैंगसन लगातार उस पर दबाव डाल रहा था। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने मन को संभाल सके और उसका विरोध न करे। लेकिन टंग सान के ये शब्द सुनते ही उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति भड़क उठी। वूटोंग से मिलने के लिए इस समय उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। अचानक उसके शरीर से एक अजीब रोशनी फूटी। उसकी पूरी ऑरा बदल गई। उसकी पीठ के पीछे जेड ग्रीन रंग की एक आकृति प्रकट हुई। वह आइस एम्प्रेस थी। आइस एम्प्रेस क्रोध का प्रतीक थी। एक जोरदार इंटेंट उठी। हुओ युहाओ की आंखें चमक उठीं और उसका आई ऑफ डेस्टिनी खुल गया। आई ऑफ डेस्टिनी के भीतर अजीब रोशनी चमक रही थी। अचानक उसके पीछे कांटों से बना रोशनी का एक पहिया उभरा। वह उसके स्पिरिट आइज का 9वां सोल रिंग था, थॉर्नी हेलो। भले ही वह अब गॉड बन चुका था, लेकिन उसकी सोल स्किल्स बनी हुई थीं, बल्कि वे और भी मजबूत हो गई थीं। उसकी डिवाइन सेंस के प्रभाव में दाइमुबाई और जुजुकिंग उसके थॉर्नी हेलो से निकल रही ऑरा को महसूस कर सकते थे। वे दोनों हैरान रह गए। डिवाइन सेंस की जबरदस्त लहरें। कोई आश्चर्य नहीं कि वह टियर 1 गॉड था। यह थॉर्नी हेलो ईविल आई टायरेंट किंग से मिला था। दीतियन से लड़ते समय भी हुओ युहाओ ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उससे डर था कि डीतियन यह जान लेगा कि उसने ईविल आई टायरेंट किंग का सोल रिंग सीशो किया है और ज्यादा सतर्क हो जाएगा। जब उसने आखिरकार स्पेस टाइम लाइट का उपयोग किया, तब डीतियन सच में संभाल नहीं पाया, क्योंकि उसे शुरू से ही इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब जब वह टांगसान के सामने खड़ा था, तो वह अपनी ताकत छिपाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। टांगसान पहले ही हमला कर चुका था। उसने दाहिना हाथ उठाकर हुओ युहाओ की ओर इशारा किया। चारों तरफ सब कुछ नीला हो गया और भयानक दबाव फैल गया। हाथ वापस खींचते ही उसने उंगली झटकी। अचानक जेड ग्रीन रंग की एक रोशनी की गेंद हुओ युहाओ की ओर उड़ आई। हुओ युहाओ नहीं जानता था कि टंगसन कौन सा स्किल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपनी सोल पावर को अल्टीमेट आइस में बदला। गहरे नीले रंग की एक धार बाहर निकली। वह अनपैरेलल्ड कोल्ड एम्परर्स सोर्ड थी। डींग अनपैरेलल्ड कोल्ड एम्परर्स सोर्ड पल भर में चकनाचूर होकर हवा में बिखर गई, जबकि वह जेड ग्रीन रोशनी की गेंद अब भी हुओ युहाओ की ओर बढ़ती रही। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन वह बेहद डरावनी थी। टैंग सान ने तिरस्कार से कहा, मेरी डिवाइन स्काई ग्रीन अनाहिलेशन लाइटनिंग का विरोध करने की हिम्मत करते हो। वो युहाओ ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि कोई भी सोल स्किल टैंग सान पर असर नहीं करेगी। उसने मन को केंद्रित किया। आइस एम्प्रेस की आकृति उसके पीछे और साफ हो गई। आइस एम्प्रेस ठंडी नजरों से टैंग सान को देख रही थी। उसे सामने वाला कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका क्रोध फूट पड़ा। हुओ युहाओ के शरीर को केंद्र मानकर जेड ग्रीन रोशनी की एक किरण आकाश की ओर उठी और उसके चारों ओर मौजूद नीले अंतरिक्ष में एक दरार बना दी। हुओ युहाओ ने बायां पैर आगे बढ़ाया और अपनी यर्निंग इंटेंट को मुक्त किया। उसके माथे पर आई ऑफ डेस्टिनी अचानक काला और सफेद हो गया। इसके बाद 2 रोशन किरणें बाहर निकलीं। आकाश का नीला रंग तुरंत फीका पड़ गया। इसके बाद पूरा नीला संसार काले और सफेद रंग में बदल गया। एक विशाल लंबवत आंख मानो पूरे आकाश को थामे हुए थी। वह हुओ युहाओ के पीछे तैर रही थी। काले और सफेद प्रकाश ने पूरा क्षेत्र भर दिया था। टांगसान हो, दाइमुबाई हो या जू जू किंग, सभी स्तब्ध रह गए। बस उनके आश्चर्य की मात्रा अलग अलग थी। केवल वे ही नहीं, हुओ युहाओ खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका आई ऑफ डेस्टिनी इतना शक्तिशाली हो चुका था। स्पिरिचुअल रीविंग और डेस्टिनीज डिमाइस, ये दोनों डिवाइन स्किल्स आखिरकार गॉडली रेल्म में अपनी असली ताकत दिखा रहे थे। जब ये दोनों किरणें टैंग सान से टकराईं, तो उसका शरीर तेज नीली रोशनी से चमक उठा। लेकिन वह नीली रोशनी उन्हें रोक नहीं पाई। इसके बजाय टैंग सान का शरीर काले और सफेद रंग में बदल गया। इसी दौरान डिवाइन स्काई ग्रीन अनाहिलेशन लाइटनिंग हो युहाओ के सामने पहुंच चुकी थी। हो युहाओ ने अपनी दाहिनी मुट्ठी घुमाई और उसकी आंखों में टैंग वूटोंग की आकृति उभर आई। वह उसका फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस था, जो क्रोध से भरा हुआ था। जो भी मुझे वूटोंग तक पहुंचने से रोकेगा, वह मेरे क्रोध में नष्ट हो जाएगा। यही उसकी इंटेंट थी। वो युहाओ द्वारा दोनों डिवाइन स्किल्स छोड़ने के बाद आकाश का काला सफेद रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। लेकिन तुरंत ही जेड ग्रीन रोशनी ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। हुओ युहाओ को लगा जैसे एक विशाल हरा ड्रैगन उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया हो।
इसके बाद अब तक की सबसे भयानक विस्फोटक शक्ति फूट पड़ी। वह शक्ति उसके शरीर और आत्मा दोनों पर टूट पड़ी। असहनीय पीड़ा ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो वह टुकड़ों में बिखर जाएगा। जेड ग्रीन आकृति बदलकर स्टार अनाइस मिस्टीरियस आइस ग्रास बन गई। खुशी की लहर हुओ यूहाओ को घेरने लगी। बादलों से ऑरिजिन एनर्जी तेजी से उसके शरीर में भरने लगी। स्टार अनीस आइस ऑरिजिन। हेवन एंड अर्थ की प्रचंड ऑरिजिन एनर्जी ने हुओ यूहाओ के शरीर को शुद्ध किया और उसे हुए नुकसान को भर दिया। दूर खड़े टांगसान का शरीर कांप उठा। उसने बस एक कराह भरी और साथ ही सिहर गया। उसके शरीर पर काले और सफेद रंग की लहरें और भी तेज हो गईं। लेकिन अगले ही पल काला और सफेद रंग गायब हो गया। बस इतना हुआ कि टांगसान का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। वह घायल हो गया। दाई युहाओ की पहली प्रतिक्रिया यही थी। हाँ, टांगसान घायल हुआ था। यहां तक कि टांगसान ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि डाई युहाओ का थॉर्नी हेलो इतना शक्तिशाली होगा। वह डाई युहाओ को काफी अच्छी तरह समझता था, लेकिन यह युहाओ की पहली बार थॉर्नी हेलो का उपयोग था। थॉर्नी हेलो का प्रभाव यह था कि उस पर होने वाले नुकसान का 50% उसके विरोधी पर स्पिरिचुअल डैमेज के रूप में वापस चला जाता था। अगर सामान्य हालात होते तो इससे टांगसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन टांगसान पहले ही दाई युहाओ के स्पिरिचुअल रीविंग से प्रभावित हो चुका था। उसकी स्पिरिचुअल डिफेंस काफी कमजोर हो गई थी। अच्छा, बहुत बढ़िया, टांगसान ने ठंडे स्वर में कहा। दाई युहाओ घबराकर बोला, यह जानबूझकर नहीं था। मुझे भी नहीं लगा था कि ऐसा होगा। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। टैंगसान ने हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक बेहद परिचित रोशनी की किरण उभर आई। चमकदार सुनहरी रोशनी बाहर निकली। वह गोल्डन ट्राइडेंट था। द यूहाओ डिवाइन स्काई ग्रीन अनाहिलेशन लाइटनिंग से प्रभावित हो चुका था। भले ही स्टार अनाइस आइस ऑरिजिन की वजह से उसे थोड़ी हीलिंग मिली थी, लेकिन उसके पूरे शरीर में अब भी असहनीय दर्द दौड़ रहा था। गोल्डन ट्राइडेंट को देखते ही उसके चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। सिर्फ इंटेंट के स्तर पर ही वह गोल्डन ट्राइडेंट से निकल रहे भय को महसूस कर सकता था। टांगसान के चेहरे पर अचानक भावहीनता छा गई। आसपास के बादल नीले हो गए, लेकिन अब आकाश किसी नीले महासागर जैसा लग रहा था। टांगसान के गोल्डन ट्राइडेंट ने गोलाकार गति की और हेलो बनाए जो डाई युहाओ की ओर उड़ चले। डाई युहाओ की इंद्रियां बेहद तीक्ष्ण थीं। उसे पता था कि इस समय उसे अपना थॉर्नी हेलो बनाए रखना होगा और फिर डेस्टिनी की शक्ति को मुक्त करना होगा। केवल ऐसा करने से ही टांगसान भयभीत होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार टांगसान उसका फादर इन लॉ था। वह टैंग वूतोंग का पिता था। वह उसे कैसे चोट पहुंचा सकता था? द युहाओ तेजी से पीछे हटा, लेकिन सुनहरे हेलोस उसके और भी करीब आते जा रहे थे। द युहाओ को भय के साथ एहसास हुआ कि जैसे ही हेलोस उसके सिर के ऊपर पहुंचे, उसकी सारी क्षमताएं सील हो गईं। वह कोई भी सोल स्किल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हेलोस नीचे आए और उसके शरीर को जकड़ लिया। वे उसे इतनी मजबूती से बांध चुके थे कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। टैंगसान, हद से आगे मत बढ़ो, एक गहस से भरी आवाज गूंजी। तुम एक बच्चे पर अपनी अनप्रेडिक्टेबल स्टॉर्म चलाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम सोच क्या रहे हो? इसके साथ ही रोशनियां चमकीं और टैंगसान के सामने थोड़ी दूरी पर एक आकृति प्रकट हुई। उसने गोल्डन ट्राइडेंट को पकड़ लिया। वह गॉड ऑफ इमोशंस नियन रोंगबिंग ही था। टैंगसान ने उसे ठंडे भाव से देखा। अचानक उसका गोल्डन ट्राइडेंट फिर से हिल गया। सुनहरे हेलोस की एक और लहर छोड़ी गई। नियन रोंगबिंग बहुत करीब था और उसे उम्मीद नहीं थी कि टांगसान उस पर भी हाथ उठाएगा। वह भी तुरंत जकड़ लिया गया और हिल नहीं सका। इतना ही नहीं, दूर दूर से और भी सुनहरे हेलोस उठने लगे। उन्होंने दाई मुबाई और जूजुकिंग को भी जकड़ लिया। टांगसान ने सिनिस्टर नजर से नियान रोंगबिंग को देखा और कहा, मुझे क्या चाहिए? मैं इस बदमाश को मारना चाहता हूं। यह कौन सा समय है? तुम अपनी जिम्मेदारियों से बचने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इसे मारने के बाद मैं अपनी बेटी की यर्निंग मिटा दूंगा और उसकी यादें साफ कर दूंगा, और तुम गॉड ऑफ इमोशंस के रूप में अपनी जगह वापस पालोगे। तुम गॉडली रेल्म में रहकर मेरी मदद करोगे। देखते रहो ये कैसे मरता है। तुम नियन रोंगबिंग गुस्से से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि टांगसान ऐसा होगा। उसका शरीर तेजी से चमक उठा और उसने तुरंत अपनी डिवाइन पावर का सहारा लेकर हेलोस से निकलने की कोशिश की। लेकिन टांगसान द्वारा गोल्डन ट्राइडेंट से छोड़ी गई अनप्रेडिक्टेबल स्टॉर्म से निकलना इतना आसान कैसे हो सकता था? यह गॉडली रेल्म की नंबर 1 कंट्रोल स्किल थी। अगर नियन रोंगबिंग अब भी गॉड होता और पहले से तैयार रहता,
तो शायद वह इसका सामना कर पाता। लेकिन इस समय चाहे वह जितना भी संघर्ष करे, वह निकल नहीं सका। तंग सान नियान रोंगबिंग को देख रहा था। दाई युहाओ को बस इतना महसूस हो रहा था कि हेलोस धीरे धीरे और कसते जा रहे हैं। उनकी गति तेज नहीं थी, लेकिन वे लगातार कस रहे थे। उसने अपनी पूरी डिवाइन पावर झोंक दी, फिर भी वह उनका विरोध नहीं कर पा रहा था। दबाव बढ़ने के साथ दाई युहाओ को अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस होने लगीं। वह सच में वूटोंग की यादें मिटाना चाहता है। वह सच में मुझे मारने वाला है। वूटोंग, वूटोंग। दाई युहाओ अपने दिल में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसके शरीर के भीतर डिवाइन एनर्जी और डिवाइन सेंस जलने लगे थे। लेकिन सुनहरे हेलोस बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। वह चाहे जितना भी संघर्ष करे, उनकी गति जरा भी कम नहीं हुई। दबाव बढ़ते बढ़ते दाई युहाओ को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उसे तो यहां तक लगने लगा कि उसका शरीर ही विकृत हो रहा है। नियन रोंगबिंग कुछ चिल्लाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन टैंग सान ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने गोल्डन ट्राइडेंट को जमीन में गाड़ दिया और ठंडे भाव से नियन रोंगबिंग को देखने लगा। क्या मैं मरने वाला हूं? सुनहरे हेलोज में जकड़े होने की वजह से उसकी डिवाइन सेंस भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह बस मौत के करीब आते जाने का इंतजार कर सकता था। वूटोंग, वूटोंग! दई युहाओ अपने भीतर चीख रहा था। वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह यह नहीं चाहता था कि टांग वुटोंग उसे भूल जाए। दोनों एल्डर्स जकड़े हुए थे। नियन रोंगबिंग भी। अगर वह सच में मर गया, तो टांग वुटोंग उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी। वह उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। अगर मैं वुटोंग के साथ नहीं रह सकता, तो गॉड बनने का क्या मतलब? अगर उसे चुपचाप मरना ही नहीं था, तो वह अपनी सारी ताकत झोंक देगा। अचानक द युहाओ ने सिर उठाया। उसके शरीर से एक अवर्णनीय रोशनी फूट पड़ी। हैप्पीनेस। स्टार अनीस, मिस्टीरियस आइस ग्रास की प्रोजेक्शन अचानक प्रकट हुई। खुशी फूट पड़ी। वह प्रचंड भावनात्मक लहर तुरंत उसकी डिवाइन सेंस और डिवाइन पावर से जुड़ गई। पल भर में वह फैल गई और उस पर पड़ा दबाव कम हो गया। एंगर। इसके बाद क्रोध फूटा। इस समय दाई युहाओ तीव्र क्रोध से भरा हुआ था। वह टैंग वुतोंग के साथ नहीं रह सकता था, और जिसे वह फादर इन लॉ मानता था, वही उसे मारने वाला था। सौरो। बर्फ के फाहे नाच उठे और अथाह दुख फैल गया। इस समय दाई युहाओ मानो उस दौर में लौट गया जब उसने अपने 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स बनाए थे। ब्लिस। खुश यादें हमेशा बेहद सुंदर होती हैं। उसका पुराना रूममेट सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट के दौरान वह गुलाबी नीली परी और उनके साथ बिताए सारे पल सब उसके मन में सुंदर यादों की तरह उभर आए। हेट। नफरत ऐसा भाव था जो दर्द को दर्शाता है। जिस दिन वह ड्यूक्स मैंशन से निकला था, वह दर्द से भरा हुआ था। जब उसने वांग डोंगर और वांग ख्यूअर को खोया, तो वह नफरत से भर गया। नफरत इंसान को पागल कर देती है। ईविल। दाई युहाओ के भीतर चालाकी या दुष्टता नहीं थी, लेकिन उसने ईविल सोल मास्टर्स की ईविल को महसूस किया था। वह एक अंधेरा संसार था। इस समय उसके दिल की सबसे गंदी चीजें ईविल की आग में जल रही थीं। 6 भावनाएं, यानी 6 अलग अलग विस्फोट। जैसे जैसे उसकी भावनाएं फूटीं, उसकी डिवाइन सोल और भी शक्तिशाली होती गई। स्टार अनाइस मिस्टीरियस आइस ग्रास हैप्पीनेस का प्रतीक था। आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन एंगर का, आइस स्काई स्नो लेडी सौरो का, आइस बेयर किंग ब्लिस का, लिया हेट का और ईविल आई टायरेंट किंग ईविल का। 6 अलग अलग रोशनी की प्रोजेक्शंस दाई युहाओ के पीछे प्रकट हुईं। कभी वे आपस में मिलती, कभी अलग हो जाती। इसी दौरान 6 रंगों की रोशनी फूटी। यह रोशनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और इसने हेलोस को पीछे धकेल दिया। दाई युहाओ का शरीर भी 6 रंगों की ऑरा से चमक उठा। अचानक एक विशाल सुनहरी प्रोजेक्शन प्रकट हुई। सुनहरी रोशनी ने 6 स्पिरिट्स और उनकी 6 भावनाओं को अपने भीतर समेट लिया। एक अवर्णनीय कोमलता, उन्मुक्तता और प्रेम की अनुभूति उमड़ पड़ी। यह था लव की शक्ति। वुटोंग, आई लव यू, दाई युहाओ चिल्लाया। इस पल उसकी आवाज रेनबो रोशनी में बदल गई, जो दूर स्थित विशाल पवेलियन की ओर जा टकराई। आकाश में घना कुहासा आकार बदलते हुए कतारों में फैल गया। उसकी चीख के साथ उसके शरीर को जकड़े हेलोस में दरारें पड़ने लगीं। हैप्पीनेस, एंगर, सॉरो, ब्लिस, लव, हेट, ईविल। आखिरकार लव की शक्ति ने बाकी सारी भावनाओं को पीछे छोड़ दिया और सबके साथ एक हो गई। इस क्षण दाई युहाओ की डिवाइन पावर, डिवाइन सेंस और उसकी आत्मा तीनों ही और अधिक शक्तिशाली हो गए। उसके दिल में अब टांगसन कोई बाधा नहीं रहा। उसके सारे डर और गुस्से भी खत्म हो गए। उसके भीतर सिर्फ टांग वुतोंग के लिए
प्रेम और यर्निंग बची थी। तांगसान ने गोल्डन ट्राइडेंट घुमाया और सुनहरी रोशनियां छोड़ी, लेकिन वे डाई युहाओ पर हमला करने के लिए नहीं थीं, बल्कि डाई मुबाई और जुजुकिंग को जकड़न से मुक्त करने के लिए थीं। तेंगसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर नियान रोंगबिंग के कंधे को पकड़ा। नियान रोंगबिंग का चेहरा गहरा हो गया था। वह गुस्से और दुख से भरा हुआ था। दाई युहाओ को बांधने वाले सुनहरे हेलोस पूरी तरह टूट गए। वह मुक्त हो गया और उसकी रेनबो रोशनी 7 हेलोस में बदल गई, जो उसके पीछे एक चमत्कारी चक्र की तरह घूमने लगी। उसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। 7 भावनाओं की लहरें लगातार उठ रही थीं और उसकी डिवाइन सेंस तथा डिवाइन पावर से जुड़ रही थीं। गॉडली रेल्म में आने के बाद यह पहली बार था जब उसे ऐसा नियंत्रण महसूस हुआ। टैंग सान ने युहाओ को देखते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, अब ठीक लग रहा है। तुम धीरे धीरे मेरे सन इन लॉ जैसे बनते जा रहे हो। दाई युहाओ अभी भी अपनी भावनाओं में डूबा हुआ था। टैंग सान की बात सुनकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अरे मूर्ख बच्चे, अपने फादर इन लॉ को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? पीछे से दाई मुबाई ने कहा। दाई युहाओ अनायास ही घुटनों पर बैठ गया और तांगसान को प्रणाम किया। ग्रीटिंग्स फादर इन लॉ। तंगसन ने हाथ हिलाया और कहा, उठो। इस समय वह मुस्कुरा रहा था। उसके लंबे नीले बाल लहरा रहे थे। उसकी आकर्षक शक्ल बेहद मोहक लग रही थी। दाई युहाओ को ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो जब उसने वह सौम्य मुस्कान देखी। क्या यही वही ससुर हैं जिन्होंने अभी अभी मुझे इतनी मुश्किल में डाला था? इस पल सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। दाई मुबाई मुस्कुराते हुए बोला, मूर्ख बच्चे, अगर तांगसान सच में तुम्हें मुश्किल में डालना चाहता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब तक जिंदा रहते? जूजू केंग ने थोड़ा नाराज होकर कहा, ब्रदर सन, क्या आप कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ गए थे? तंग सन मुस्कुराया और बोला, मैं समझाता हूं। उसने दाई युहाओ की ओर देखा और कहा, मुझे जूजी वाले मामले के बारे में पहले से पता था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें बस किस्मत ने खेल बना लिया। भले ही हम गॉड्स हैं, लेकिन हम इंसानी मामलों में दखल नहीं दे सकते। जो हो गया उसे जाने दो। जब तक तुम वोटों के लिए सच्चे हो, सब ठीक है। मैंने तुम्हें जानबूझकर मुश्किल में डाला। मैंने तुम्हें चुना था और तुम्हारी कई परीक्षाएं लीं। यहां तक कि वांग क्यूअर के मामले में भी मैंने वुतोंग की डिवाइन सेंस का एक अंश अलग करके उस 3 आइड गोल्डन लाइन में डाल दिया था। नहीं तो कोई डेस्टिनी गॉड बीस्ट इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता था। इसलिए तुम्हें वांग क्यूअर को लेकर ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। वह वुतोंग का ही एक हिस्सा थी। उसके बलिदान के बाद वह स्पिरिचुअल सेंस वापस वुतोंग में चला गया। मेन लौट आई और वांग डोंगर पूरी तरह वुतोंग में बदल गई। इसके बाद किसी ने बीच में दखल दिया और तुम्हें अपना गॉडली सीट सौंपने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी परीक्षाओं से गुजरे। भले ही तुम्हारे लिए उसका गॉडली सीट पाना मुश्किल नहीं था, फिर भी स्किल्स के फ्यूजन में थोड़ी कमी थी। गॉडली रेल्म में अभी अभी आने के बाद गॉड ऑफ इमोशंस की क्षमताओं से पूरी तरह जुड़ पाना आसान नहीं था। मैंने यह तरीका अपनाकर तुम पर दबाव डाला ताकि यह फ्यूजन पूरा हो सके। लगता है यह कारगर रहा। आगे चलकर तुम किसी खास इंसान से भी बेहतर करोगे। रोंग नियानबिंग गुस्से से बोला, तो यह सब पहले से तुम्हारी योजना थी? यह तुम्हारी चाल थी? तंग सान, तुम बहुत घटिया हो। तुमने मुझसे पहले शपथ भी दिलवा ली। तंग सान शांत स्वर में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सक्सेसर को छीनना इतना आसान है? इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। दाई युहाओ ने धीमी आवाज में नियान रोंगबिंग से पूछा, टीचर, आपने कौन सी शपथ ली थी? रंग नियनबिंग झल्लाकर बोला, मैंने कसम खाई थी कि अगर वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो मैं गॉडली रेल्म में और 30 साल रुकूंगा। किसे पता था कि मैं धोखा खा जाऊंगा? उसने यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं किया, मेरे साथ भी किया। दाईमुबाई, क्या तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इसके बारे में पता था? दाईमुबाई ने मासूमियत से कहा, अरे, मुझे नहीं पता था। मुझे कैसे पता होता? मैं तो बस एक टीयर 2 गॉड हूं। रोंगनियनबिंग गुस्से में बोला, बकवास। अगर तंगसन सच में तुम्हारे वंशज के साथ ऐसा करता तो तुम्हारे गुस्से को देखते हुए तुम इतने शांत कैसे रहते? तुम कुछ करते ही नहीं। जूजू किंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर तुम्हें पता था तो फिर धोखा कैसे खा गए? मुझे सच में तुम्हारी अक्ल पर शक हो रहा है। तुम लोग मैं बहुत गुस्से में हूं। रोंग नियानबिंग जोर जोर से सांस लेने लगा। टैंग सान ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, ठीक है, गुस्सा मत हो। यहीं रुककर मेरी मदद करो, ठीक है? तुम्हें भी पता है कि हाल के समय में गॉडली रेल्म ज्यादा शांत नहीं है। और तुम अभी जाना चाहते हो, क्या तुम अब भी भाई हो? ऊपर से तुमने मेरा सक्सेसर छीना
और मेरी बेटी को भी इसमें घसीटा। असंतुष्ट होने की क्या बात है? युहाओ इतना बड़ा टैलेंट है, क्या मुझे उसके जैसा कोई और आसानी से मिल सकता है? अब दाई युहाओ को समझ आ गया। शुरू से ही वह तांग सान के नियंत्रण में था। शायद वह जंगल, जो ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट जैसा था, भी उसी ने बनाया था, और वहीं उसे दोनों एल्डर्स और अपनी मां से मिलने के लिए फंसाया गया था। दाई मुबाई हंसा और बोला, देखो तो सही, इसकी प्रतिभा कहां से आई है। लिटिल सान, जल्दी से अपनी बेटी को बाहर आने दो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि यह बच्चा कितना बेचैन है? तांग सान हंसते हुए बोला, जाओ युहाओ, वुटोंग उस पवेलियन में है, इसी रास्ते से जाओ और उसे ढूंढ लो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अब वह तुमसे नाराज है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। हाँ, धन्यवाद, फादर इन लॉ। इस समय चाहे उसके मन में कितनी भी शिकायत क्यों न हो, तांग वुतोंग को ढूंढने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। एक सुनहरी रोशनी की किरण टैंग सान के इशारे की दिशा में पवेलियन की ओर फैल गई। दाई यूहाओ तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ा। दाई यूहाओ को बादलों में ओझल होते देख तंग सान के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। बड़ी हुई बेटी अब पिता के पास नहीं रहती। रोंग नियनबिंग ने तिरस्कार से कहा, बस करो, फायदा उठाने के बाद ऐसे मत दिखाओ जैसे बहुत नुकसान हुआ हो। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? गॉडली रेल्म समस्याओं से भरा है। तुम्हारा प्यारा दामाद जब मेरा गॉडली सीट संभालेगा तो तुम्हारी बहुत मदद करेगा। गॉडली रेल्म में और कोई जगह है क्या जाने की? तुम्हारी बेटी कहीं नहीं जा रही, फिर रोने की क्या जरूरत है? टैंग सान ने आह भरी और कहा, नियान बिंग, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें और 30 साल यहां क्यों रखना चाहता हूं? रोंग नियान बिंग कुछ पल के लिए चौंका। क्या वे लोग जो दोनों गॉड किंग्स के न होने पर अशांत होना चाहते हैं, उन्हीं की बात है? क्या हमें उनसे डरने की जरूरत है? टैंग सान ने सिर हिलाकर कहा, मुझे उनकी ज्यादा चिंता नहीं है। आखिरकार यह सब गॉडली रेल्म के अंदर की बातें हैं। मुझे किसी और चीज की चिंता है। दोनों गॉड किंग्स के जाने के बाद गॉडली रियल्म की शक्ति मेरे हाथ में है, इसलिए बदलावों को सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूं। आने वाले 30 सालों में मुझे डर है कि बहुत बड़े बदलाव होंगे। क्या होंगे, यह साफ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसी तबाही आएगी जो पूरे गॉडली रियल्म को नष्ट कर सकती है। क्या? रोंग नियानबिंग सन्न रह गया। वह जानता था कि टांग सान बेवजह की बातें नहीं करता। दाई मुबाई बोला, लिटिल सान, अगर हम सब साथ हैं तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तांग सान ने कड़वी हंसी के साथ कहा, उम्मीद तो यही है, लेकिन यह तबाही इतनी आसान नहीं होगी। इसी वजह से मैंने युहाओ को अपना गॉडली सीट नहीं दिया। नियानबिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम चुपके से युहाओ से मिलने गए थे? चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, मैं अपने सक्सेसर पर नजर रखता हूं। मैंने जानबूझकर यह मौका छोड़ा। मुझे आने वाले संकट से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत बनाए रखनी होगी। रोंग नियनबिंग ने पूछा, क्या उस संकट को टाला जा सकता है? टैंग सान ने आंखें संकुचित की और कहा, कह नहीं सकता। मुश्किल होगी, लेकिन एक मौका है। हमें बस पूरी कोशिश करनी होगी। रोंग नियनबिंग बोला, ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। अगर तुम्हें उस संकट से निपटना है तो पहले अंदरूनी हालात स्थिर करने होंगे। ठीक है। दाई यू हाओ सुनहरी रोशनी का पीछा करते हुए बादलों के भीतर गहराई तक गया। सामने सब कुछ साफ हो गया। जल्द ही एक भव्य पवेलियन उसके सामने था। वह उसकी भव्यता पर ध्यान दिए बिना तेजी से अंदर चला गया। अंदर उसने एक आदमी और एक महिला को मुख्य हॉल में बैठे शतरंज खेलते देखा। वे ज्यादा उम्र के नहीं लग रहे थे। आदमी काले कपड़ों में था और काफी हैंडसम था। महिला सफेद कपड़ों में थी, बेहद खूबसूरत और पवित्र सी लग रही थी। दाई युहाओ के आने से वे चौंक गए और तुरंत उसकी ओर देखने लगे। आदमी खड़ा हुआ और दाई युहाओ की ओर सिर हिलाया। वह आगे बढ़ा और बोला, नमस्ते, मेरा नाम जी दोंग है। तुम ही युहाओ हो ना? जुडिशियल कमेटी में स्वागत है। आह, आपसे मिलकर खुशी हुई। यह जुडिशियल कमेटी है? दाई युहाओ थोड़ा हैरान हुआ। सफेद कपड़ों वाली महिला भी खड़ी हो गई। जीदोंग ने कहा, यह जोजिंग लिएयन है। नमस्कार। दाई युहाओ ने तुरंत अभिवादन किया। भले ही वह उन्हें नहीं जानता था, लेकिन उसे समझ आ गया कि उनकी हैसियत कम नहीं है। लियान मुस्कुराई और बोली, जल्दी जाओ, वूटोंग को ढूंढो। धन्यवाद। दाई युहाओ ने दोनों को प्रणाम किया और सुनहरी रोशनी के साथ आगे बढ़ गया। उसे जाते देख लियान बोली, युहाओ बहुत वफादार इंसान है। वह तब भी तुम्हारी तरह ही था। जीदोंग हंसते हुए बोला, मुझे शक है कि ब्रदर टांग सान ने दामाद चुनते समय मुझे ही उदाहरण बनाया होगा। लियान हंसकर बोली, सपना देखते रहो। जीदोंग ने उसे गले लगाते हुए कहा।
सच तो यह है कि कड़वाहट के बाद मिठास का स्वाद सबसे अच्छा होता है। मुझे यकीन है वह जल्द ही इसे महसूस करेगा। सुनहरी रोशनी सबसे ऊपर तक गई और वहां जाकर गायब हो गई। वहां एक दरवाजा था जिस पर दाई युहाओ ने दस्तक दी। अंदर आओ, एक कोमल महिला की आवाज आई। आवाज बहुत मोहक थी, लेकिन दाई युहाओ का चेहरा बदल गया। वह जान गया कि यह टांग वुतोंग की आवाज नहीं है। अंदर जाते ही दाई युहाओ की आंखें सिकुड़ गईं। कमरे में दो लोग थे, एक खड़ी थी और दूसरी बैठी हुई थी। खड़ी महिला गुलाबी कपड़ों में थी। उसके लंबे बाल बंधे हुए थे। साइड से उसकी पतली और मुलायम गर्दन दिख रही थी। उसका पहनावा उसके आकर्षक शरीर को और उभार रहा था। वह पहले ही मुड़ चुकी थी। उसकी खूबसूरती देखकर दाई युहाओ चौंक गया। बिस्तर पर बैठी महिला वही थी जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रहा था, भले ही वह सिर्फ उसका साइड प्रोफाइल देख पा रहा था। हाय, हाय। दाई युहाओ ने अनजाने में खड़ी महिला को अभिवादन किया, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह टंग वूतोंग पर था। वह महिला उसके सामने आई और उसे ध्यान से देखने लगी, लेकिन दाई युहाओ अब भी उसी में खोया हुआ था। महिला मुस्कुराई और बोली, मैं श्याओवू हूं। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था, जैसे किसी सास की नजर अपने दामाद पर होती है। फिर उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। वूटोंग। अब वहां कोई और नहीं था। दाई युहाओ खुद को रोक नहीं पाया। वह पुकारते हुए तंग वूतोंग के सामने पहुंच गया। तंग वूतोंग वहां बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा भावहीन था, जैसे कोई उसे जमा कर गया हो। वह बिल्कुल नहीं हिल रही थी। वूटोंग, ये मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। मुझे समझाने दो, ठीक है? दाई युहाओ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके थोड़े ठंडे हाथ पकड़ लिए। तंग वूतोंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। तुम कौन हो? ये तीन शब्द दाई युहाओ के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दिल में ऐसा डर उठा जिसे बयान नहीं किया जा सकता। उसने अनजाने में टांग वूतोंग के हाथ छोड़ दिए और जमीन पर गिर पड़ा। वह यह सुनना ज्यादा बेहतर समझता कि वह उसे डांट दे या भगा दे, बजाय इसके कि वह ऐसा कहे। क्या उसने अपनी यादें खो दी हैं? क्या उसने मुझे भूल गई है? क्या वह मुझे अब पहचानती भी नहीं? भयानक डर ने दाई युहाओ को पूरी तरह हिला दिया। तुम कौन हो? तंग वुतोंग ने सिर झुकाकर फिर पूछा। उसकी आंखों में डर देखकर तंग वुतोंग हंस पड़ी। मुझे याद है, तुम हुओ युहाओ और दाई युहाओ हो। तुम मेरे आदमी हो, मेरे पति हो और भविष्य में मेरे बच्चों के पिता हो। तुम वही इडियट हो जो बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मेरे इडियट हो। इसी लाइन के साथ सोल लैंड 2 द अनराइवल्ड टैंग सेक्ट ऑफिशियली एंड होता है। अगला वीडियो सोल लैंड 2.5 द लेजेंड ऑफ गॉड रेल्म का आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।